आजकल कहीं कहीं देखा जाता है कि लोग जूता उछाल देते हैं। और ये जो जूते लोग उछाल देते हैं कहीं कहीं पर, लोग उनके ऊपर एकदम से टूट पड़ते हैं, मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, बुरा भला कहते हैं, उन्हें जेल भी हो जाती है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को बुरा नहीं मानता, क्योंकि ये जो जूता उछालने वाले लोग हैं, अगर आप इन्हें ध्यान से देखें और इनके मस्तिष्क को पढ़ने की कोशिश करें तो ये आपको कभी भी कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं मिलेगा। ये बड़े समझदार किस्म के लोग होते हैं। ये बहुत समझदार पढ़े लिखे लोग होते हैं, क्योंकि जूता उछालना मानवता की निशानी है। हाँ, मैं आपको बोलता हूँ, जूता उछालना मानवता की निशानी है। किसी और को आप जूता उछालते किसी दूसरे जानवर को देख ही नहीं सकते। दूसरा जानवर तो जब गुस्सा होता है तो वो एक दूसरे को सींग मार देगा, काट लेगा, जिसके पास जो है वो करता है। लेकिन एक अकेला इंसान है, जब उसको किसी पर गुस्सा आती है और अगर वो इंसान पढ़ा लिखा है और वो अपनी मानवता दिखाना चाहता है तो वो जूता उछालता है। क्योंकि जूता उछालने से आज तक कोई मरा नहीं है, जूते से कभी कोई बुरी तरह घायल नहीं होता है, और जूता आज तक हथियार भी घोषित नहीं किया गया है। क्योंकि जूता पहन के लोग सिनेमा घर में भी जाते हैं, शादी ब्याह में भी जाते हैं, और तो संसद और लोकसभा भवन में भी लोग जूते पहन के ही जाते हैं, उतार के थोड़ी जाते हैं। तो जूते पहन के जो सब जगह जाया जा रहा है, उसका कारण ये है कि जूता किसी तरह का हथियार नहीं है। जूते को कभी भी किसी ने हथियार घोषित नहीं किया है, क्योंकि उससे कोई मरता नहीं है, ना बुरी तरह से घायल होता है। तो ये जो जूता उछालता है व्यक्ति, ये बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है। हाँ, इसने जो जूता उछाला है वो व्यंग का आखिरी हथियार है। व्यंग का आखिरी स्टेज होता है जूता उछालना। वो कहा जाता है ना व्यंग में कि यार भाई, तुमने क्या मखमल में लपेट लपेट के उसको मारा है जूते से। तो ये जो मखमल में लपेट के पहले क्या मारा जा रहा था? जूता ही तो मारा जा रहा था। और मखमल क्या था? उसके वो शब्द थे जो उसने उसके चारों तरफ लपेट रखे थे। तो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी था। जब उसने व्यंग की भाषा में कहा, कुछ बात पहुंचाना चाह रहा था, नहीं पहुंच पाई, नहीं सुना सामने वाले ने, तो उसने फिर सीधे शब्दों में कहा होगा, वो भी नहीं सुना गया। तो फिर उसकी मजबूरी हो गई, फिर उसने उस जूते के चारों तरफ जो शब्दों का मखमल था उसको हटाया और सीधा जूता उछाल दिया कि भाई अब शायद मेरी बात समझ में आ जाए। लेकिन ये व्यक्ति कठोर हृदय का नहीं है, क्योंकि अगर कठोर हृदय का होता तो ये जूता नहीं उछालता। जब आदमी को किसी पे बहुत जोर से गुस्सा आता है तो कुछ भी कर सकता है भाई, पत्थर फेंक के मार देता, कोई ठोस चीज ऐसी फेंक के मार देता जिससे कि जान हानि की हो जाती, आदमी बुरी तरह घायल हो जाता, मर जाता। लेकिन ये चाहता है कि सामने वाला मरे नहीं, ना घायल हो, ना उसको कोई चोट पहुंचे, वो सिर्फ मेरी बात सुन ले। और वो अपनी बात जो कहना चाहता है, उसने कई तरह से प्रयास किया, व्यंग किया, सटायर किया, हर तरह से कहा। जब नहीं सुना तो उसने जूता उछाल दिया। अब जूते को लोगों ने एकदम से मान लिया कि हमारा अपमान हो गया, ये तो हम पे प्राणघातक हमला हो गया। आजकल जूते उछालने को कई लोग तो बोल देते हैं मुझ पे प्राणघातक हमला हुआ है। अरे भाई, जूते से आज तक कोई मरा ही नहीं है। किसी भी आदमी के ऊपर कहीं से भी जूता फेंक दो, वो मर नहीं सकता, कभी नहीं मरेगा दूर से अगर जूता फेंका जाए तो। इसीलिए तो जूते को कहीं भी ले जाने से रोका नहीं जाता है। बड़ी बड़ी सिक्योरिटी वाली जगह में भी, जहाँ छोटा सा वेपन लेके नहीं जा सकते, वहाँ लोग जूते पहन के जाते हैं। वो इसलिए कि जूता हथियार नहीं है। और ये जूता उसने फेंका है, ये उसके पढ़े लिखे और नर्म हृदय के व्यक्ति होने की निशानी है। वो बहुत नर्म हृदय का है, वो किसी को आघात चोट पहुंचाकर मारना नहीं चाहता है, वो सिर्फ अपनी बात पहुंचाना चाहता है, इसलिए उसने जूता उछाला है। और ये जूता जब जब उछाला गया है तब तब किसी न किसी की जान बची है। हाँ जी, क्योंकि जूते की जगह कुछ और उछलता तो हो सकता कोई मर जाता, लेकिन ये जूता उछल गया तो बात भी पहुंच गई और किसी की जान भी बच गई। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक राजा के दरबार में आकर कुछ लोगों ने शिकायत की कि हमारे नगर में जो दर्जी है, कपड़े सिलता है, जो टेलर मास्टर, वो कपड़ा चोरी कर लेता है। उससे आप कुछ सिलवाओगे तो वो पूरा कपड़ा नहीं लगाता है, उसमें से थोड़ा कपड़ा चोरी कर लेता है। तो राजा ने कहा कि हमारे दरबार में तो अगर ऐसा है कि जो चोरी करता है उसको सजाए मौत दी जाती है, तो अगर वो ऐसा कर रहा है, चोरी कर रहा है, तो ये तो उसको दंड मिलेगा, उसको यहाँ बुलाया जाए। उस टेलर मास्टर को बुलाया गया, उस दर्जी को बुलाया गया राजा के दरबार में। जब वो आया तो उससे पूछा गया कि तुम्हारे बारे में शिकायत है कि तुम कपड़ा चोरी करते हो और तुमको पता है कि चोरी की सज़ा मौत है। तो उसने कहा, हुजूर ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो गलत बात कही गई है मेरे बारे में।
तो राजा ने कहा कि फिर तुम कैसे साबित करोगे कि तुम चोरी नहीं करते हो? तुम एक काम करो, तुम यहाँ हमारे दरबार में यहाँ कोने पे बैठकर मैं कपड़ा देता हूँ, उसका एक कुर्ता सिलो और मैं देखता हूँ कि तुम कैसे कपड़ा चोरी करते हो और ये तुम अपना अपराध साबित करो कि आप अपराधी नहीं हो। तो उसने कहा हुजूर हो जाएगा, लेकिन मुझे वो मेरी मशीन, वो कैंची, वो सारे औजार लाने पड़ेंगे जिससे मैं वस्त्र सिलता हूँ काट के। तो राजा ने कहा ठीक है, तुम जाकर वो सब लेकर आओ। वो टेलर मास्टर, वो दर्जी गया अपने घर और उसने वहाँ से मशीन, कैंची, जो भी ज़रूरी सामान थे वो लिए और लड़के को कुछ समझाया, अपने बेटे को, और आ गया दरबार में। वो दरबार में कोने में बैठ के अपना कुर्ता सिल रहा था। दोपहर के समय उसका लड़का आया और बोला बापू चलो, माँ बुला रही है तुम्हें खाना खाने के लिए। तो ये बोला कि नहीं, मैं बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ और तू यहाँ से जा अभी। 5 मिनट बाद वो लड़का फिर आ गया, बोले बापू आप चलो, माँ बुला रही है आपको खाना खाने के लिए। ये बोला भाई तू समझने की कोशिश कर, मैं यहाँ इतना ज़रूरी काम कर रहा हूँ और तू मुझे वहाँ बुला रहा है। 5 मिनट बाद वो लड़का फिर आ गया वापस, बोला बापू आप चलते क्यों नहीं है, माँ आपको बुला रही है और इतना बोल रही है कि लेके आओ बापू को, उन्होंने खाना नहीं खाया है। तो अभी दर्जी ने अपना एक जूता उठाया और फेंक के मारा लड़के को कि जब से समझा रहा हूँ तुझे कि भाई मैं ज़रूरी काम कर रहा हूँ और तू है तो मुझे बार बार बुला रहा है, भाग यहाँ से। तो वो लड़का वहाँ से भाग गया। उसके जाते ही थोड़ी देर बाद वो दर्जी उठ के खड़ा हुआ और आके दरबार में राजा से बोला कि राजा साहब देखिए, मैंने आपका कुर्ता सिल दिया है और ये बहुत बढ़िया देखिए आप। राजा ने देखा कुर्ता बहुत अच्छा सिला था और राजा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, और जो तुम पर जो इल्ज़ाम लगाया गया था कि तुम कपड़ा चोरी करते हो वो भी साबित नहीं हुआ, क्योंकि कपड़ा तो बचा ही नहीं है। तो मैं तुम्हें इस अपराध से जो तुम पे लगाया गया है इससे मुक्त करता हूँ और तुम जा सकते हो। तो उसने कहा टेलर ने कि हुजूर मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोले बोलो। राजा ने कहा बताओ। उसने कहा कि देखो ऐसा है कि कपड़ा तो आज भी बचा है और कपड़ा आज भी बचा है। तो बोले यहाँ तो दिख नहीं रहा है। बोले हुजूर क्या है कि जो मेरा लड़का आया था तीसरी बार बुलाने, तो मैंने उसे जो जूता फेंक कर मारा और वो जो जूता लेके भाग गया वो, तो इस कपड़े में से जितनी कतरन निकली थी, जो काट काट के मैंने छोटे छोटे टुकड़े निकाले थे, वो सब मैंने उस जूते में घुसा दिए। क्योंकि हुजूर कोई भी कपड़ा काट के जब वस्त्र बनाया जाता है तो उसके आजू बाजू से कतरन निकलती है और उस कतरन को फेंकना ही पड़ता है। वो उतना कपड़ा बचता ही है, वो किसी काम का नहीं होता है। अब उस पूरे कपड़े को लगा के कभी कोई वस्त्र बन नहीं सकता। अगर आप उसको लगाओगे तो वस्त्र सुंदर नहीं दिखेगा। तो वो एक मजबूरी है कि उतना कपड़ा काट के फेंकना पड़ता है। लोग चाहते हैं कि पूरा कपड़ा लगे, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इसलिए मजबूरी में मुझे वो कपड़ा बाजू से काट के फेंकना पड़ता है और आज भी वही हुआ है। मैंने वो कपड़ा उस जूते में भर के फेंक दिया, लड़का लेके भाग गया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैं चोरी नहीं करता हूँ। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला कि तुमने अपनी चतुराई से एक तो अपना अपराध से मुक्त हो गए और ये जो इतनी बड़ी सज़ा थी कि आज तुम्हारी जान चली जाती वो भी बच गई। तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें बहुत सारा इनाम देता हूँ और जाओ और खुश रहो। तो यहाँ भी जूता फेंकने से एक आदमी की जान बच गई। तो जब जब जूता फेंका गया है कहीं ना कहीं किसी ना किसी की जान बची है। जूता फेंकना मानवता की निशानी है। जूता फेंकने वाले के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की बजाय उससे पूछना चाहिए कि भाई तेरी समस्या क्या है, क्योंकि जो जूता फेंक रहा है वो बहुत बड़ा अपराधी नहीं होगा। उसे सिर्फ अपनी बात पहुंचानी होगी। जिस व्यक्ति के ऊपर वो जूता फेंक रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उसके शब्द कम पड़ गए हैं, उसकी भाषा छोटी पड़ गई है, इसलिए वो जूता फेंक रहा है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जो भी कोई जूता फेंकता है उसको आप उतना ज़्यादा बड़ा अपराधी ना माने।